हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कैरियर हब। इस वीडियो में हम इंग्लिश इडियम्स के बारे में चर्चा करेंगे। जानेंगे कि इडियम्स का प्रयोग किस तरह से हम अपने डेली लाइफ में कर सकते हैं और एग्जाम में किस तरह के इडियम्स पूछे जाते हैं और किस प्रकार से वो हमेशा हमारे दिमाग में बैठे रहेंगे। और पहला इडियम्स देखते हैं बिना समय गवाए। पहला है सिटिंग ऑन द फेंस। इसका क्या मतलब होता है? शब्दों के अर्थ पे जाएं तो इसका मतलब हुआ बारे पे बैठना। बारह वही जो किसी दो भागों को बांटने के लिए हम जो बाउंड्री लगा देते हैं, बॉर्डर कह सकते हैं, वही। तो मतलब ना इस पार जा रहे हैं ना इस पार, उस बाउंड्री पे बैठे हुए हैं, बारे पे बैठे हुए हैं। तो इसका प्रयोग हम इस तरह के परिस्थितियों में करते हैं जब हमें दो सुझावों में से कौन सा सुझाव चुने ये हम नहीं सोच पाते हैं, तब हम इस मुहावरे का या इडियम का प्रयोग करते हैं। हॉल्टिंग बिटवीन टू ओपिनियंस, मतलब दो सुझावों के बीच में बैठे हुए हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा सुझाव बेहतर है, कौन सा हमारे लिए लाभदायक है। दूसरा अर्थ होता है हेजिटेटिंग विच साइड टू ज्वाइन। किस पाले को हम ज्वाइन करें, किस साइड हम जाएं। हिचकिचाहट हो रही है हमें, या तो दोनों तरफ फायदा दिख रहा है या दोनों तरफ घाटा ही दिख रहा है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम बीच में ही बैठे रहें, सिटिंग ऑन द फेंस। तीसरा अर्थ है लैक ऑफ डिसिसिवनेस, मतलब निर्णय लेने की क्षमता में कमी है। तो एग्जाम्पल्स अगर देखें, एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतर समझ आएगा। एक एग्जाम्पल है आई डू नॉट ट्रस्ट पीपल हु सिट ऑन द फेंस। मैं ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करता जिन्हें निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। और या ये भी कह सकते हैं ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करता जो किसी एक साइड को ज्वाइन नहीं करते हैं, जो दोनों साइड ज्वाइन करने की चाहत में रहते हैं। हम अपने परिस्थिति के अनुसार हम इसका मतलब निकालते हैं। इन तीनों में से कोई सा भी मतलब हम यहाँ पे इसका लगा सकते हैं। आई डू नॉट ट्रस्ट पीपल हु सिट ऑन द फेंस, मतलब जो खुल के सामने ना आए कि मैं आपके तरफ हूँ कि उसके तरफ हूँ, तो इस तरह के लोगों पे कौन विश्वास करेगा। वहीं से ये एग्जाम्पल लिया गया है, आई डू नॉट ट्रस्ट पीपल हु सिट ऑन द फेंस। अब आप समझ गए होंगे। और दूसरा है फिर देयर आर सम सिचुएशंस इन विच वी कांट अवॉइड सिटिंग ऑन द फेंस। ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जब हम किसी एक साइड को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, उस समय हमें सिटिंग ऑन द फेंस यानी कि बारे पे ही बैठना पड़ता है। अब जैसे कि हमसे कोई पूछ दे कि आप माँ बाप में से किसे चुनोगे, तो इस सब तरह के प्रश्नों का हम उत्तर नहीं देते हैं। उस समय हमें बारे पे बैठना पड़ता है और इस सब तरह के प्रश्नों का हम उत्तर नहीं देते हैं। तो उस सब समय में हम सिटिंग ऑन द फेंस यानी कि बारे पे बैठे हुए रहते हैं। दूसरा आइडियम्स देखते हैं। दूसरा है एन एक्स टू ग्राइंड। इसका काफी अच्छा मतलब है। शब्दों के अर्थ पे जाएं तो इसका मतलब होगा कि हमें पीसने के लिए कुल्हाड़ी चाहिए। अब आप सोच सकते हैं कि किसी वस्तु को पीसने के लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग कौन करता है? कोई नहीं करता। तो वहीं से इसका अर्थ भी स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, ए पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर। अगर किसी चीज को पीसने के लिए आप कुल्हाड़ी ही ले रहे हैं, लड़ाई झगड़ा लोगों से करके कि मुझे कुल्हाड़ी ही चाहिए, तो उसका मतलब जरूर कोई ना कोई राज छिपा है आपके कुल्हाड़ी ही लेने के पीछे। कोई आपका स्वार्थ छिपा हो सकता है। तो इसका यही मतलब होता है। दो अर्थ है एनेक्स टू ग्राइंड के, एक ए पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर और दूसरा प्राइवेट एंड्स टू सर्व। मतलब वही हुआ कि आपका खुद का कोई स्वार्थ छिपा हुआ है। एग्जाम्पल, आई सस्पेक्ट ही हैज एन एक्स टू ग्राइंड। मुझे संदेह है कि उसका कोई अपना स्वार्थ छिपा हुआ है। ये तो साधारण एग्जाम्पल था। दूसरा थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, आई हैव नो पॉलिटिकल एक्स टू ग्राइंड, आई एम जस्ट कंसर्न अबाउट आवर कंट्री। मेरा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, मैं सिर्फ अपने देश के प्रति चिंतित हूँ। इस सब तरह के वाक्यों का प्रयोग हमें तब करना पड़ता है जब हम देश की भलाई के लिए भी कोई बात बोलते हैं, तो लोगों को लगता है कि हम अपना राजनीतिक
रोटी सेक रहे हैं। उस समय हमें लोगों को बोलना पड़ता है, आई हैव नो पॉलिटिकल एक्स टू ग्राइंड, आई एम जस्ट कंसर्न अबाउट आवर कंट्री। तीसरा देखते हैं, तीसरा है टू लाई इन द बेड यू हैव मेड, कि आपने जो बिस्तर बनाया है उस पे आपको खुद ही लेटना है। तो सुनने में तो अच्छा लग रहा होगा कि हमने एक अच्छा खासा बढ़िया बिस्तर बना लिया है, अब उस पे मजे से आराम करेंगे, लेकिन इसका अर्थ विपरीत है। अर्थ यह है कि आपने बिस्तर बनाया लेकिन वो बिस्तर अच्छा नहीं बना, खराब हो गया। अब लोग कह रहे हैं कि जो बनाए हो उस पे खुद ही सो, हम तो नहीं सोएंगे। तो इस सब तरह का इसका अर्थ है, या अच्छे से समझे तो इसका अर्थ होता है टू सफर फॉर योर ओन मिसडीड्स, अपने कुकर्मों की पीड़ा स्वयं सहो, कोई आपका साथ नहीं देगा उस पीड़ा को सहने में। तो इसका यही अर्थ होता है कि आपने जो कर्म किया है, वो भी बुरा कर्म किया है, उसका जो फल मिला सो अकेले भुगतो, आपके साथ कोई पीड़ा नहीं सहेगा। टू सफर फॉर योर ओन मिस्टेक्स। एग्जाम्पल है, आई टोल्ड यू नॉट टू रिवील द सीक्रेट, यू हैव मेड योर बेड, नाउ लाई इन इट। इसका मतलब है, मैंने तुम्हें कहा था कि इस राज से पर्दा फाश मत करो, अब तुमने अपने लिए बिस्तर बनाया है तो इस पे लेट जाओ। इसका यही मतलब होता है। तो मतलब कोई रात से पर्दाफाश कर दिया होगा, उसको अब दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा, तो किसी दूसरे ने कहा कि अब बिस्तर बनाए हो तो लेटना पड़ेगा ही तुम्हें। ये है, आई टोल्ड यू नॉट टू रिवील द सीक्रेट, यू हैव मेड योर बेड, नाउ लाई इन इट। दूसरा एग्जाम्पल है, यू डिड नॉट प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन, नाउ लाई इन द बेड यू हैव मेड। तुमने परीक्षा की तैयारी अच्छे से नहीं की थी, अब अपने बनाए हुए बिस्तर पर लेटो। यहाँ भी मतलब वही निकला है कि कुकर्म ही किया ना, परीक्षा की अच्छे से तैयारी नहीं किया, यानी कि कुकर्म किया, तो अब उसका फल तो मिलेगा ही, फल स्वरूप वह फेल हो गया तो अब अपने बनाए बिस्तर पे लेट जाओ। अब वो कांटेदार बिस्तर है कि एक टांग टूटा हुआ है, पाया टूटा हुआ है, चौकी का आप देख लो जैसा बिस्तर है, लेटना पड़ेगा अकेले, तुम्हें कोई साथ नहीं देगा तुम्हारा। यू डिड नॉट प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन, नाउ लाई इन द बेड यू हैव मेड। तुमने परीक्षा की अच्छे से तैयारी नहीं की थी, अब अपने बनाए बिस्तर पे लेटो, या कहें तो अब भुगतो। भुगतने का जैसे हम टोंट कहते हैं ना, अब ये किया तो भुगतो, तो उस भुगतो का अंग्रेजी अनुवाद ये हुआ, टू लाई इन द बेड यू हैव मेड। अगला है लाइक चॉक एंड चीज, यानी कि चौक तो हम सब ने देखा है, चीज जिसे हम समझते हैं वो चीज नहीं होता है। पहली बात ये क्लियर कर दूं, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि सही से अर्थ समझ नहीं आएगा। चीज मतलब हम लोग समझते हैं पनीर, जो मटर पनीर ये सब सब्जी में हम बनाते हैं, लेकिन चीज का वो मतलब नहीं होता है। हाँ, उस पनीर पे जब एक चीज फ्लाई होता है, वो अंडे देती है, फिर उस पनीर को सड़ाती है, फिर कई तरह के प्रक्रिया के बाद वह पनीर से जाके चीज बनता है। आप लोग वीडियो YouTube पे देख सकते हैं चीज क्या होता है। तो वो चीज और चौक दिखने में बहुत ज्यादा समान होते हैं, एक समान लगते रहते हैं, लेकिन दोनों का गुण तो बहुत अलग है ना। तो इसी सब तरह के सिचुएशन में हम इस वाले इडियम का प्रयोग करते हैं, लाइक चौक एंड चीज। जब दिखने में एक जैसा लगे लेकिन रहता नहीं है एक जैसा, बहुत अंतर होता है। अर्थ देख ही रहे होंगे, पहले पॉइंट में है कंप्लीटली डिफरेंट, मतलब जरा सा भी उनके गुणों में समानता नहीं होती है, बस दिखने में समान होते हैं। टू डिस्क्राइब टू पीपल और थिंग्स whom या which one would expect to be similar। इस इडियम का प्रयोग हम तब करते हैं जब लोग एक्सपेक्ट करते, लोग सोचते हैं, लोग आशा करते हैं कि इन दोनों में समानता होगी, लेकिन समानता रहती नहीं है।
उस समय हम इस इडियम का प्रयोग करते हैं, लाइक चॉक एंड चीज। अब जैसे कि एग्जाम्पल है, इंडिया इन द समर एंड इंडिया इन द विंटर आर लाइक चॉक एंड चीज। गर्मियों में भारत और सर्दियों में भारत में उतनी ही समानता है जितनी चौक और चीज में। तो अब कोई अंग्रेज आया रहेगा कभी भारत, एक बार आया गर्मी के महीने में, और वो सबको अब अपने देश में बताया जा रहा है भारत में गर्मी रहती है, गर्मी बहुत गर्मी 50 डिग्री 45 डिग्री सेल्सियस। और फिर कोई दूसरा भारत आया ठंड के महीने में, अब वह यहाँ पे ठिठुर रहा है ठंड से, क्योंकि उसे तो बता दिया था कि गर्मी बहुत रहती है भारत में, यहाँ वो अभी ठंड से ठिठुर रहा है। तब जाके वो समझा कि नहीं, इंडिया इन द समर एंड इंडिया इन द विंटर आर लाइक चॉक एंड चीज। गर्मियों में भारत और सर्दियों में भारत के मौसम में कोई समानता नहीं है, एक जैसे हैं, भारत ही है दोनों, लेकिन गर्मी और सर्दियों में मौसम बहुत भिन्न है। दूसरा है, आई कैन नॉट befriend him, वी आर लाइक चॉक एंड चीज। मैं उसके साथ दोस्ती नहीं कर सकता, हम चौक और चीज के, मतलब हम दोनों में कोई समानता नहीं है। अब जब कोई समानता नहीं है तो दोस्ती करके क्या फायदा, लड़ाई होती रहेगी सिर्फ। इसीलिए आई कैन नॉट befriend him, वी आर लाइक चौक एंड चीज। अब नेक्स्ट देखते हैं इडियम क्या है। नेक्स्ट है द गिफ्ट ऑफ द गैब। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही होता है कि जिसको जन्म से ही एक कुशलता प्राप्त हो बोलने की, वाक पटुता जिसे हम कहते हैं, मतलब जो बोलने में कुशल हो, कॉन्फिडेंटली वो लोगों से, अपने लोगों के सामने अपनी बात को रख सके, लोगों को अपनी बात मनवा सके, इस तरह से बोलने की जो क्षमता होती है उसको कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गैब। एग्जाम्पल देखिए, शी हैज गॉट द गिफ्ट ऑफ द गैब, यू मस्ट हायर हर फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग। उसे बोलने की कुशलता काफी अच्छी है, तुम्हें उसे हायर करना चाहिए सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए। अब जाहिर सी बात है, सेल्स एंड मार्केटिंग का जो जॉब होता है उसमें हमें सामने वाले से इस तरह से बात करना पड़ता है कि वह हमारी बात मान जाए। तो इस तरह से कौन बात कर सकता है? जिसके पास बोलने की, कॉन्फिडेंटली बोलने की, परसुएसिवली बोलने की क्षमता हो, वही बात कर सकता है इस प्रकार से। इसीलिए यह एग्जाम्पल लिया गया है, शी हैज गॉट द गिफ्ट ऑफ द गैब, यू मस्ट हायर हर फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग। दूसरा एग्जाम्पल है, आवर प्राइम मिनिस्टर हैज गॉट द गिफ्ट ऑफ द गैब। ये आवर प्राइम मिनिस्टर यहाँ मैंने अपने ही देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए लिया है, क्योंकि यही गिफ्ट ऑफ द गैब के कारण वो प्रधानमंत्री भी बन गए। और किसी भी नेता में ये गुण तो होना ही चाहिए कि वो सामने वाले लोगों को मना सके, अपनी बात मनवा सके, अपनी बात अच्छे से उन तक पहुंचा सके, विचारों को पहुंचा सके। इसलिए गिफ्ट ऑफ द गैब का रहना आवश्यक ही है किसी नेता का। यह वैसा गुण है कि अगर किसी नेता में यह गुण नहीं रहा तो वो नेता नेता ही नहीं है। तो वाक्पटुता जिसे हम कहते हैं वो तो किसी भी नेता में अवश्य ही रहना चाहिए, और अपने प्रधानमंत्री में कुछ ज्यादा ही है, और इसीलिए वो प्रधानमंत्री भी हैं। आवर प्राइम मिनिस्टर हैज गॉट द गिफ्ट ऑफ द गैब। तो आज के इस वीडियो में हमने इतना ही इडियम्स पढ़ा है। आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो इसी तरह इडियम्स के, फ्रेजेस के, फ्रेजल वर्ब्स के और ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स के वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, शेयर करेंगे
तो उससे हमें मदद मिलेगी। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चैनल पे कई सारे आपके फायदे के लिए वीडियो डाले हुए हैं जिससे आपको मदद मिल सकती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप अपने काम के अन्य वीडियो भी जरूर देखें। धन्यवाद।